मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और जो बड़ी खबर है वो सूरत से है। आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तीसरे चरण के तहत आपको बता दें कि आज 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सूरजपुर से ये बड़ी जानकारी है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को लेकर भटगांव विधायक व महिला बाल विकास मंत्री, आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी तो सूरजपुर से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मतदान किया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे। साथ ही तस्वीरें भी उनकी दिखा रहे हैं। भटगांव विधायक व महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी की तस्वीरें आप देखिए। गृह ग्राम बीरपुर में वो पहुंची हैं, जहां इस वक्त उन्होंने वोट डाला है पोलिंग बूथ पर जाकर। तस्वीर देखिए वोट डालते हुए उनकी। और कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने भी वोट डाला है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे सूरजपुर से। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपना नामांकन जो है, माफ करिएगा, अपना मतदान जो है वो किया है और मतदान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मतदान करती हुई तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गृहग्राम बीरपुर पोलिंग बूथ पे जाके उन्होंने वोट डाला है। और इसी बीच मुरैना से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। मुरैना से बड़ी खबर ये कि तीनों प्रत्याशी नजरबंद किए गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है मुरैना से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिला प्रशासन ने नजरबंद किया है तीनों प्रत्याशियों को। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मुरैना से आपको दे रहे हैं, जहां पर तीनों प्रत्याशियों को प्रशासन के द्वारा नजरबंद किया गया है। तो मुरैना में आपको बता दिए कि जातीय फैक्टर जो है वो काम करता है, लेकिन इन सब के बीच जो प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है, कांग्रेस के प्रत्याशी, बसपा के प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग इस वक्त नजरबंद किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको मुरैना से दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में वोटिंग का सिलसिला चल रहा है, लेकिन तीनों प्रत्याशियों को प्रशासन के द्वारा नजरबंद किया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो पुलिस लाइन में एसपी शैलेंद्र, आपको बता दें, उनके नेतृत्व में ये नजरबंद की जो कार्रवाई है वो की गई है। फिलहाल तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है, ये बड़ी जानकारी है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विनोद सिंह तोमर, इस वक्त हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानकारी है? तीनों प्रत्याशियों को प्रशासन के द्वारा नजरबंद क्यों किया गया? ये एक बड़ी बात है कि प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो मुरैना शिवपुर के लोकसभा के जो तीनों प्रत्याशी हैं, सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस से और बीएसपी से रमेश गर्ग और वहीं भाजपा से शिवमंगल सिंह तोमर, ये तीनों प्रत्याशियों को पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर लाइन में बैठा लिया गया है। इसका मैं बता दूं कि जो प्रत्याशी के होते हुए जो समर्थक कहीं उपद्रव कर दे और मतदान को प्रभावित न हो, ऐतिहासिक तौर पर जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने इन तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर वहां बैठा लिया है, जिससे कि चुनाव एकदम शांतिपूर्ण हो सके। लेकिन ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो शिवमंगल सिंह तोमर है वो अपने पैतृक गांव बड़ा गांव नावड़ी में अपना मतदान कर चुके हैं। वहीं नीतू सिकरवार और जो रमेश गर्ग है उन्होंने अभी तक अपना मतदान नहीं किया है। प्रशासन का कहना है कि हमने इनको एक रखा है प्रत्याशियों को, जैसे ही विनोद, आपकी आवाज जो है वो सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। अगर आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच पाए तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से जरा रिपीट करिए कि किस वजह से जो है उन्हें नजरबंद किया गया, चूंकि आपकी आवाज जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। तो विनोद से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। तो मुरैना में तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है, ये बड़ी जानकारी जो है वो मिल रही है। और मुरैना से इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को बता दें
इस वक्त की ये बड़ी जानकारी एक और मुरैना से निकलकर सामने आई है, जहां मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। ये जानकारी मिल पा रही है। मुरैना में इस वक्त हंगामे की जानकारी सामने आ रही है। अंबा के कुंवरपुर गांव के पोलिंग बूथ पर हंगामा हो रहा है, ये जानकारी मिल रही है। तो वीवीपैट से गलत पर्ची निकलने की शिकायत मिली है। हंगामा होने के बाद मतदान कुछ देर के लिए रोका भी गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुरैना से ही, जहां पर बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग ने, आपको बता दें, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति भी जताई है। तो मतदान के दौरान हंगामे की खबर निकलकर सामने आ रही है। मुरैना में मतदान के दौरान हंगामा हुआ। अंबा के कुंवरपुर गांव के पोलिंग बूथ पर हंगामे की खबर सामने आई है। कोई पोलिंग एजेंट को उठाया नहीं गया है। वो पोलिंग एजेंट था, उस पर कई पूर्व का रिकॉर्ड है, आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके विषय में दूसरे लोगों ने शिकायत की थी, वो चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। तो इसको लेकर पुलिस को भेजा गया था इस पॉइंट को वेरीफाई कराने के लिए कि वहां पे क्या मैटर है। भाई अगर वो ऐसे लोगों को अपना पोलिंग एजेंट बना रहे हैं जिसपे पूर्व में काफी अपराध रहे हैं, कोई ऐसी बात रही है, तो उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं। हमारा काम तो है ही ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना। आपको बता दें कि यहां पर हंगामे की खबर जो है निकलकर सामने आ रही, वीवीपैट से गलत पर्ची निकलने की जो है बात निकलकर सामने आ रही, जिसको लेकर ये हंगामा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुरैना से, जहां पर आपको बता दें, एक तो तीनों प्रत्याशियों को जो है नजरबंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ मतदान के दौरान हंगामे की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर वीवीपैट से गलत पर्ची निकलने का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर थोड़ी देर मतदान को भी रोका गया, यानी थोड़ी देर वोटिंग जो है वो बाधित रही। तो आपको बता दें कि मुरैना में जो है लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हंगामा हो रहा है। दूसरी तरफ तीनों प्रत्याशियों को जो है नजरबंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त मुरैना में फिलहाल अभी जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कुछ देर के लिए वोटिंग प्रक्रिया बाधित हुई थी। तो मध्य प्रदेश में इस बार वोटिंग प्रतिशत किस तरह से बढ़े, इसको लेकर फिलहाल प्रशासन की तरफ से और जो है कोशिश की गई है लोगों को जागरूक करने की। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह से वोटिंग प्रतिशत तीसरे चरण के चुनाव में बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज आपको बता दें कि 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस दौरान मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि वोटिंग प्रक्रिया जो है जारी है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल सीट पर इस वक्त वोटिंग चल रही है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने जो है अरुण साव ने, उन्होंने वोट कास्ट किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले और दूसरे चरण में, पहले चरण में बस्तर, दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। आज 7 लोकसभा सीटों पर मतदान है। पहले और दूसरे चरण में जो उत्साह मतदाताओं में दिखा था, वही उत्साह आज भी दिख रहा है। ये उत्साह विकसित भारत के निर्माण के लिए है। ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह है। ये उत्साह नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं सभी मतदाताओं से
आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि मतदान न केवल आपका अधिकार है, आपका दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है। आप घरों से निकलें, मतदान केंद्र में आए और मतदान अवश्य करें। आज चुनाव का महापर्व चल रहा है। आज चुनाव में मतदान करने के लिए आज पहुंचे हैं और जिले के एसपी सर, आज उनसे हम बात करेंगे। वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है और आज चुनाव का दिन है, लोकसभा चुनाव है। मैं सभी वोटर्स से ये आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और आगे आके वोट दें। खासकर जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं वो जरूर वोट दें। और हमारे साथ मयंक चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। मयंक चतुर्वेदी जी, जिस तरह से अभी इस वक्त 9 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं वोटिंग चल रही है और छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटें हैं। अभी मुरैना की खबर हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से वहां पर हंगामे की खबर निकलकर सामने आ रही है और साथ ही वहां पे 3 प्रत्याशियों को जो है नजरबंद कर दिया गया है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? वोटिंग के दिन प्रत्याशियों को नजरबंद अगर किया जा रहा है तो देखिए, ये फैसला तो चुनाव आयोग को न किसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए लिया होगा, लेकिन जैसा कि ये जो प्रत्याशी है वो निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के तो नहीं है, तो ऐसे में जो विपक्षियों को जो मौका मिलता है आरोप लगाने का भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर कि वो विपक्ष को दबा रही है, इससे इस तरीके के घटनाक्रम को बल मिलता है। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कि उनको नजरबंद करना जरूरी हो, तो पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है आपको। तो अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि चुनाव एक लोकतांत्रिक मामला है और अगर हम प्रत्याशी को नजरबंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें आज जिन 9 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मध्य प्रदेश में वोटिंग चल रही है उसमें गुना, विदिशा और राजगढ़ की अगर हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो ये 3 लोकसभा सीटें जो है बेहद मायने रखती हैं। चूंकि गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजगढ़ की बात करें तो वहां भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है चुनावी मैदान में है। इन तीनों सीटों को लेकर आपके आंकड़े जो है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, चूंकि वीआईपी सीट तो हम कह सकते हैं, तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां इसमें जोर लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा भरसक प्रयास ये है कि खासतौर पर वो सीटें जिन पर विपक्षी दलों के कद्दावर नेता कभी रहे हैं या उनके प्रभाव वाली सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जरूर आए। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है या कांग्रेस के प्रभाव वाली जो सीटें हैं, जो कांग्रेस के वीआईपी सीट है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी उन सीटों को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। आप चाहे विदिशा की सीट ले लें, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट ले लें जो कि गुना की सीट से जो लड़ रहे हैं, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में गुना सीट को लेकर के बहुत थोड़ा सा खींचतान दिखाई देता है, क्योंकि उस समय वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने यादव जी को उतारा था और वो सांसद भी रहे हैं, तो एक खींचतान वहां भी हो सकती है इंटरनल। लेकिन अगर देखा जाए तो वीआईपी सीटों पर दोनों दल जो है अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। अब ये जनता को तय करना है कि वो किस प्रत्याशी को अपना नेता चुनती है या सांसद चुन करके संसद में भेजती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और इसके साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में ये भी एक बहुत यहाँ पर बड़ी चुनौती है तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर। चूंकि फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ था उसमें भी वोटिंग प्रतिशत में कमी थी, सेकंड फेज का जो चुनाव हुआ उसमें भी वोटिंग प्रतिशत की कमी थी। अब थर्ड फेज में जो है वोटिंग प्रतिशत किस तरह से बढ़ सके, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे वजह हो सकते हैं? चूंकि 2019 का अगर हम जिक्र करते हैं तो उस समय भी ऐसे ही वक्त रहा था जब वोटिंग प्रक्रिया हुई थी, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में कमी नहीं आई थी। इस बार ऐसी क्या वजह है जो वोटिंग प्रतिशत में इस तरह से लगातार हर फेज में कमी देखी जा रही है? देखिए, वोटिंग में जो परसेंटेज में जो कमी आई है वो खासतौर पर मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे रही है बनस्पत छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग प्रतिशत रहा है अभी तक, जो 4 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें वो 1-2% का ही अंतर है। करीब 75% के आसपास, 70-75% के आसपास वोटिंग पहले भी होती रही है और अभी भी हुई है। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है 5 से 15% तक की कमी आई है, जो कि सबसे बड़ा चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है।
और हमको ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने के 3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कि जनता का इस मामले जो राजनीतिक दल है जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जनता का उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, मतलब कि जनता का उससे बहुत ज्यादा लेना देना ही नहीं है। यानी कि जनता को ये लगता है कि जो राजनीतिक दलों के जो मुद्दे हैं उनके जीवन को सीधे कनेक्ट नहीं करते। अगर उनको सीधे कनेक्ट नहीं करते हैं और तो भी जो है वोटिंग परसेंटेज कम होने की संभावना बनती है। अब दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो लहर बता रही है कि राम राज की लहर है और मोदी जी का प्रभाव है, वो भी एक वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण हो सकता है। उसमें ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर को ये लगता हो कि अब तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है तो हमको वोट डालने की जाने की जरूरत है नहीं। तो ये इससे अगर ये कारण होता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और तीसरा कारण जो है वो वोटिंग परसेंटेज कम होने का ये भी हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने के लिए जो प्लान बनाया था वो हमको लगता है कि वो फेल हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रभारी तक बनाए थे। एक एक बूथ पर जो है टारगेट तय किए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं को बाहर निकालने में असफल होते हैं तो इसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो ये 3 कारण हमको नजर आए। बिल्कुल। और अगर हम राजगढ़ लोकसभा सीट का जिक्र करते हैं यहाँ पर मयंक जी, तो देखिए यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है, अगर हम कैंडिडेट की बात करें, कांग्रेस जो है बेहद सोच समझकर और काफी देरी के साथ अपने कैंडिडेट को उतारा था। यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है, 32 साल बाद वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी प्रत्याशी जो है वहां पर रोजमल नागर उनको टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में आपका चुनावी समीकरण जो है क्या कहता है कि किस तरह का मुकाबला है, चूंकि 32 साल बाद जो है दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के मोस्टली जो प्रत्याशी हैं उनको जनता नहीं जानती। ये बिल्कुल तय है। ये हमको लगता है पूरे देश में स्थिति है, छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति है कि उनको जनता नहीं जानती। चुनाव में केवल और केवल मोदी खड़े हुए हैं। ये चुनाव जो है किसी प्रत्याशी के नाम पर नहीं है, केवल मोदी के नाम पर है। तो जो भी वोटिंग होनी है इस बार वो मोदी के नाम पर ही होनी है वोटिंग। तो आप अगर एक तरीके से देखें कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनसे ज्यादा लोग तो मोदी जी को जानते हैं, तो वहां चुनाव दिग्विजय वर्सेस मोदी जी है। तो अब ये देखना है कि दोनों में से किसको जनता पसंद करती है। कई ऐसे गांव और इलाके ऐसे हैं जहां हम लोग गए हैं, वहां देखा कि बहुत सारे लोगों को प्रत्याशी का नाम भी नहीं मालूम है। उनको तो केवल इतना मालूम है कि हमको मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी खड़े हुए और दूसरी तरफ कांग्रेस है। तो प्रत्याशी इस चुनाव में, अभी तक के चुनाव में प्रत्याशी बहुत मायने रखता था, लेकिन ये ऐसा चुनाव हम लोग देख रहे हैं जिसमें प्रत्याशी पीछे छूट गया है और केंद्रीय नेता जो है आगे दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो है मतदाता किसके पक्ष में जाते हैं, लेकिन बस ये जरूर साफ साफ दिख रहा है कि चुनाव जो है मोदी वर्सेस दिग्विजय है। ठीक है मयंक जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इसी बीच अपने दर्शकों को अब रायपुर को लेकर जो चुनावी माहौल है वहां का हमारे संवाददाता जगजीत सिंह ने जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र के महापर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस वक्त हम रायपुर जिले में मौजूद है। ये तमाम अब भीड़ देख सकते हैं। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं और अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं। काका, मतदान कर लिए आप? हाँ, कर लिया। कर लिए? कर लिए। क्या सोच के कर लिए? क्या सोच के की? क्या बदलाव होगा? कुछ बदलाव नहीं होगा। चलिए, ये इन्होंने तो मतदान कर लिए हैं, लेकिन जो लोग अभी अपने घरों में हैं, जो मतदान के लिए नहीं निकले हैं, आज अगर मैं रायपुर और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मौसम भी काफ़ी खुशनुमा है। लोग सुबह से ही इस मौसम का भी लाभ उठा रहे हैं और लोग मतदान केंद्रों में ज़्यादा पहुंच रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ और भी लोग हैं मतदाता, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर आप मतदान करने पहुंचे हैं, मन में क्या चल रहा है, क्या छत्तीसगढ़ और रायपुर लोकसभा के लिए क्या बदलाव चाहते हैं? एक अच्छा प्रतिनिधि आए जो हमारी बात सुने, बस यही बदलाव चाहते हैं और क्या।
अच्छा, यहाँ की मतदान केंद्रों की सुविधा की बात करें तो कैसा लग रहा है? सुविधा कैसा है यहाँ? बैठने का व्यवस्था, पानी, ये सब सुविधाओं की बात करें तो सब कुछ ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया है यहाँ का सुविधा। इस समय मौसम भी अच्छा कर दिया है, ठंडा ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतदान केंद्र तक काफी तादाद में लोग पहुंचे तो हैं। यहाँ की सुविधाएं पहले बताएंगे। भारत निर्वाचन आयोग की सुविधा कैसी है? बैठने के लिए चेयर है, अगर आप देख सकते हैं, पानी है, व्हील चेयर है, सेल्फी जोन है, बनाया गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को बिल्कुल असुविधा नहीं होगी, क्योंकि इतनी गर्मी में, मई के महीने में भी अभी यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आराम से, अगर लंबी भी लाइन है तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। बैठने के लिए चेयर्स हैं, ये ऊपर शेड लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने बताया और आप देख सकते हैं किस तरीके से देखिए यहाँ बैठने के लिए बनाया गया है। अगर आप लंबी लाइनों में अगर आप इंतजार कर रहे हैं और आपको समय लग रहा है तो आप बैठ सकते हैं, आप अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। आप मतदान करने पहुंचे हैं, मन में क्या चल रहा है, क्या बदलाव चल रहा है? अभी तो सब ठीक है, मोदी के चलते तो सब ठीक ही है। भैया यहाँ की व्यवस्था के बारे में जरूर बताएं। व्यवस्था एक नंबर है भैया, प्रशासन पहले से बहुत से अच्छा हो गया, व्यवस्था अच्छी हो गई, लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है जाने में, खड़े। कैसा हाँ। मुमकिन है, क्योंकि वो हमको एक आशा और विश्वास देते हैं, भविष्य के लिए उत्साह देते हैं, और उनके जो भाषण है वो हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो एक पूंजीपति हो। खासकर जो युवा हैं, बच्चे हैं, हर किसी को तो नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन वो रोजगार के ऐसे अवसर बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने गांव में रहकर कैसे स्वावलंबी बन सकता है, रोजगार बना सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी नौकरियां क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन मोदी जी उस आइडिया देते हैं लोगों को, विचार देते हैं लोगों को। महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण स्तर की हैं, जो बहुत ही अंदर गाँव में रहती हैं, उनको उत्साहवर्धन करते, उन्हें आइडिया देते हैं। तो मोदी हमारे भविष्य हैं और मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, आपने बात रखी है और काफी लोग यहाँ पास पहुँच रहे हैं। देखिए मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं, मतदान केंद्रों में पहुँच करके मतदान कर रहे हैं। लेकिन रायपुर के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो रायपुर में हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तो काफी कम मतदाता जो रायपुर के थे वो उन्होंने मतदान किया। तो लोग रायपुर में बढ़ चढ़ करके मतदान नहीं करते हैं। लगभग 6-6.5 लाख का आंकड़ा है जो विधानसभा में मतदान नहीं किया। आप ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे कि लोग घरों से निकलें और मत का उपयोग करें? भाई, वोट देना तो एक राइट है हमारा, तो मैं बोलना चाहूंगा सबको कि वोट देने जरूर आए। थैंक यू। बिल्कुल, मतदान आपका अधिकार है। अगर आपको कोई समस्या है, आप क्षेत्र में अपने कोई समस्या है, कोई बदलाव चाहते हैं, तो अपने मत का उपयोग जरूर करें। यही एक मत है जिससे आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सवाल के जरिए आप उसका निदान पा सकते हैं। फिलहाल महावीर साहू के साथ जगजीत सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। एक बार फिर से मयंक जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक जी, अभी देखिए रायपुर की जनता ने किस तरह से अपनी बात रखी, अपने मुद्दे रखे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपने अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया था कि वो प्रत्याशी के नाम पर वोट करें ना करें, लेकिन वो केंद्र की सरकार जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर, पीएम के नाम पर वो वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो देखिए अभी जो जनता का मूड जानने की कोशिश की गई है कि उनके मुद्दे क्या हैं और वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, तो साफ तौर पर वो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। मयंक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो शायद मयंक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटें हैं जहां इस वक्त वोटिंग चल रही है। और अगर हम बिलासपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहां पर आपको बता दें कि अब जो है बीजेपी प्रत्याशी साहू समाज से उतारे गए हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने यादव समाज के एक चेहरे को कैंडिडेट बनाया है। तो इन सब के बीच अगर हम बात करें तो एक यहां पर मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। और आपको बता दें मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटें हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायसेन से, जहां मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र में गजब का उत्साह जो है मतदाताओं में नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको रायसेन से दे रहे हैं, जहां मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह इस वक्त पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदाता हैं वो बेहद उत्साहित अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। भोजपुर विधानसभा के ग्राम डुंगरिया में इस वक्त भारी भीड़ मतदाताओं की नजर आ रही है। काफी बड़ी संख्या जो है वोटर्स की देखने को मिल रही है मतदान केंद्र पर, और ऐसे में बड़ी संख्या में वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र का रुख कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है वो चाक चौबंद की गई हैं, तो मतदाता जो है वो फिलहाल अभी मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से जो है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मयंक चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मयंक जी, देखिए लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर रायसेन से अभी जो खबर आई है, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इस तरह से जो है तस्वीरें हम सामने नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत में भी कमी नजर आ रही है। ये बहुत ही पुराना ट्रेंड है कि जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं या शहरी लोग जहां ज्यादा होते हैं वहां वोटिंग परसेंटेज ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनका वोटिंग के लेकर के उत्साह भी होता है, और प्रत्याशी और उनके समर्थक वोटर्स को बूथ तक लाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम भी करते हैं। शहरी क्षेत्रों में इंतजाम होते हुए भी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे वोट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, या हम वोट, या एक तरीके से समझिए कि मतदान का दिन उन लोगों के लिए छुट्टी का दिन मान करके चलते हैं अधिकतर लोग। यही वजह है कि शहरी क्षेत्रों में या पढ़े लिखे क्षेत्र जहां हम कहते हैं वहां वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम होता है। जैसा कि आपके साथी ने बताया कि रायपुर में विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, वोटिंग का परसेंटेज कम रहा था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रहता है। तो ये ट्रेंड जो है जहाँ आप जितने भी शहरी इलाके देखेंगे वहां वोटिंग परसेंटेज अब अधिकतर कम ही रहता है। 50-60% से ज्यादा चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, चलिए मयंक जी मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे संवाददाता गुना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं वो हितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हितेंद्र, गुना में अभी इस वक्त चुनावी माहौल जो है वो तो जानना ही है, साथ ही ये भी बताइए कि मतदान केंद्रों पर किस तरह की भीड़ नजर आ रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं? चूंकि वोटिंग प्रतिशत पर इस बार खास फोकस किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने काफी जमकर जो है जनता से अपील भी की है, क्या नजर आ रहा है? देखिए दीप्ति जी, इस समय हम गुना लोकसभा के अशोकनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साड़ौरा केंद्र पर है। अगर आप भीड़ की बात करेंगे तो ये ग्रामीण क्षेत्र में आने वाला एक छोटा सा कस्बा है, और यहाँ पर अभी जो वोटिंग है वो एन एवरेज वोटिंग से थोड़ी सी ज्यादा है। जिस केंद्र पर मैं इस समय खड़ा हूँ 28-29 नंबर पर, वहां करीब 25% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है, और ये बहुत सुखद संवेद है, क्योंकि अभी तक जो ऑल एवरेज जो वोटिंग आ रही है वो 14% तक है, और उसमें भी पूरे गुना लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये वोटिंग परसेंट स्विच करके थोड़ा सा ज्यादा एवरेज से ज्यादा 16-17% है। तो जो प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किए गए थे, उसमें अभी तक तो इसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, मगर टेम्परेचर अब 30-35 क्रॉस कर गया, धीरे धीरे करके और बढ़ेगा। तब देखना होगा कि अगले 2-3 घंटे टेम्परेचर क्या रहेगा। फिलहाल हम इस समय खड़े हुए हैं साड़ौरा, और वहां कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो वोटिंग करने जा रहे हैं या करके आ रहे हैं। उनसे समझते हैं उनके मुद्दे क्या हैं, किन चीजों को लेकर। आप फर्स्ट टाइम वोट करके आए इस बार? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है, और मैंने अपनी आज मत का पहली बार प्रयोग किया। लग रहा है पहली बार? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गर्व है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और मत करने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वोट डालने में। चलिए, फर्स्ट टाइम है और आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में, तो पहली बार नौकरी से हटके वोट करने में कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा। पहली बार तो ईडीसी से डालते रहे थे, लिफाफा में डालते थे, अब पहली बार जो है कि बूथ पे डाले। सरकारी कर्मचारी और एक आम नागरिक में जो फर्क है समझ में आया होगा? बिल्कुल आया। तो मुद्दे खुल के हैं अब आप? बिल्कुल खुद मुद्दे हैं, राष्ट्र हित है, धर्म हित है, यही हमारे मुद्दे हैं। महंगाई ये तो घटती बढ़ती चीजें आस्ते रहेगी, आज महंगाई बढ़ जाएगी, कल घट जाएगी, परसों बढ़ जाएगी, फिर घट जाएगी, ये कोई मुद्दे नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्र का। राष्ट्र रहेगा तो सारे मुद्दे रहेंगे, और राष्ट्र नहीं रहेगा तो कोई मुद्दा भी नहीं रहेगा। यहाँ तो बहुत बड़े फिगर के तौर पर सिंधिया लड़ रहे हैं और एक लोकल के व्यक्ति हैं, तो कुछ कसमकस है कि स्थानीय व्यक्ति को दें या सिंधिया? नहीं, कोई कसमकस नहीं है।
हम मोदी जी के साथ हैं और सिंधिया जी लोकल पे भारी हैं। लोकल पे भारी, मगर यहाँ जातिवाद ने एक बड़ा फैक्टर डाला है। बता रहे हैं कि लोग जातियों में बट गए चुनाव को लेकर, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर? ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा, अभी तो लोगों की भ्रम है, लेकिन बाकी सिंधिया जी अच्छी तरह से लाखों वोटों से जीत होगी सिंधिया जी की। और ये पर्व है और इस पर्व को सब लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सिंधिया जी का बड़ा जलवा है, लोग उनके लिए वोट कर रहे हैं। नहीं, सिंधिया जी को 17 साल क्षेत्र की जनता देख चुकी है, कोई काम नहीं किया है क्षेत्र में, और महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे स्थानीय श्री यादवेंद्र सिंह जी को पूरी जनता पूरे बहुमत से वोट दे रही है। और जनता जो निकल रही है वोट देने को, वो श्री सिंधिया जी को हराने के लिए निकल रही है वोट, जनता निकल रही है। ये कह रहे हैं सही है कि जनता, अरे कुछ नहीं, जी उनसे डरा रहे हैं, डर पैदा हुआ, वो लट चलते उनको। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार राव साहब का लट चलता है। तो ये और दादा ये कह रहे हैं कि यहाँ भूमाफियागिरी है, डर है, लट चलते हैं, ऐसी कोई चीजें होती है? सिंधिया जी 3 लाख से जीतेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंधिया जी जीतेंगे, पर जिस तरह से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ डर का माहौल है लोगों में, कोई डर नहीं है, तो उन सब चीजों पर लगाम लगाने की तैयारी है। लगाम ही लग रहा है, डर के माहौल के वजह से ही सिंधिया जी को वोट डाल रहे हैं यहाँ पे। सिंधिया जी ही डर खत्म करेंगे। चलिए ये अपनी जगह व्यक्तिगत, मगर मुद्दे ये बताइए कि चुनाव होता है तो विकास बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्या लगता है विकास कौन करेगा? विकास सिंधिया जी कर सकते हैं और अलावा कोई नहीं कर सकता। चलिए, तो सभी तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की जो है मानसिकताएं। एक आप भी जो है वोट करने आए हैं, वोट कर चुके हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी ने हर आदमी को कुछ न कुछ दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि देते हैं, और हर वर्ग को आयुष्मान कार्ड है, बहुत अच्छी योजना है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम 5 साल से पांडाल में बैठे थे, 500 साल से पांडाल में बैठे थे, राम भगवान का मंदिर बना है भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हैं, मगर जो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस बार वो कमजोर हुआ है, दूसरे मुद्दे ज्यादा हावी हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। विकास तो एक ही पार्टी कर सकती है, भाजपा जनता पार्टी कर सकती है विकास। भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे दूसरे लोग भी हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ। दादा कुछ कह रहे थे, आप बताएं। कह रहे क्या कहना चाह रहे हैं? सब गड़बड़ है, सिंधिया जी हार रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आप वोट करने आ रही हैं, बड़ी उत्साह दिख रहा है वोट में जो है। हाँ। तो वोट का उत्साह है या कुछ मुद्दे को लेकर अपनी जो है बात करने चाह रही है? वोट का उत्साह भी है और कुछ जो अपना देश अच्छा आगे बढ़ता जा रहा है उसके लिए भी कुछ प्रोत्साहन देते जा रहे हैं। अच्छा, जो सरकारें योजनाएं देती है खासकर महिलाओं के लिए, तो आपको लगता है कि उसका असर महिलाओं पर होता है जाकर? हाँ, होता है। तो ऐसी कौन सी योजना है जिनसे लग रहा है कि महिलाएं थोड़ा सा अच्छा? लाडली बहना योजना, उससे तो बहुत असर हुआ है। लाडली बहना, हाँ। वो महिलाओं को जो गैस सिलेंडर दिए तो उनको उससे हुआ है। अच्छा, एक और चीज बताइए, कुछ मुस्लिम महिलाएं हमारी होती हैं, उनको 3 तलाक वाला जो मामला किया, उसके बाद उनमें असर दिख रहा है, कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है? इससे तो थोड़ा सा इम्प्रूव पड़ा है, लेकिन ये है कि और जागरूक और अवेयरनेस आनी चाहिए थोड़ा सा। सरकार के कामकाज से ठीक है? हाँ, ठीक है। चलिए, तो सभी तरह के सभी वर्ग के लोग हैं, पहली बार वोट डालने वाले लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, युवा भी हैं, और सबको अपने अपने मुद्दे हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं। देखिए हितेंद्र, जिस तरह से आपने लोगों से बातचीत की है, जिस तरह से इन लोगों ने अपनी आस्था दिखाई है। हितेंद्र, देखिए आपने जिस तरह से लोगों से बातचीत की है, वहां पर ज्यादातर मुद्दों को लेकर वोट करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सिंधिया को लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि उनको हमने वोट किया है, वही जो है यहाँ पर सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लेकिन मुद्दों का जिक्र ज्यादातर लोगों ने नहीं किया है। कुछ ही लोगों ने मुद्दों का जिक्र किया है कि देश का विकास होने चाहिए। ऐसा क्या है कि जो है लोगों ने मुद्दों को ना चुनते हुए सिंधिया को चुना है? पूरे देश के चुनाव के जो मुद्दे हैं वो सेंट्रलाइज हो चुके हैं, वो मोदी की गारंटी पर सेंट्रलाइज हो चुके हैं, वो राम मंदिर पर हो चुके हैं, धारा 370 पर हो चुके हैं, बेरोजगारी पर है, मोदी के जो वादे पूरे नहीं हुए उनके वजह से। मगर अशोकनगर, गुना, शिवपुरी का जो पूरा इलाका है उसमें तस्वीर दिखा, रिकॉर्ड कर। वोट डाल दिया है आखिर? जी, मतदान
लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और आज मतदान की तिथि है। मैंने अपना वोट डाल दिया और मैं समझता हूँ इस बार का मतदान, इस बार का वोट इतिहास बदलाएगा। वो भी इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, आप भी इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, इतिहास बनाएगा? देखिए वो तो वक्त बताएगा। जिस प्रकार के सिनेरियो 10 साल में इस देश के हैं, मैं समझता हूँ आम जनता जो मतदान ज्यादा हो रहे हैं उसका मतलब समझ लीजिए घर घर में पीड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि अंतर बढ़ेगा, आप कह रहे हैं जीत जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ज्यादा बढ़ा हुआ है। पैसा है ना, पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। 40 साल के विधायक हैं, 18 साल के कैबिनेट मंत्री हैं। एक ठो विकास का, एक ठो मील का सब पत्थर अपने विधानसभा का बता दे, बाकी प्रदेश का तो छोड़ दीजिए और लोकसभा का तो छोड़ दीजिए। इस शहर को छोड़ के बाहर के लोग जानते भी नहीं है। ऐसी स्थिति है, 40 साल के विधायक को जाके आरंग में, अभनपुर में जाकर पूछना, गांव के लोग जानते भी नहीं है कौन बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। विकास उपाध्याय का निराला अंदाज काम आएगा। देखिए हम तो जनता से जुड़े लोग हैं, जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। चाहे चुनाव प्रचार के दौरान की बात करें, चाहे मतदान के समय की बात करें, हम लोगों के साथ उनके समान रहते हैं, उन्हीं के बीच से हैं, उन्हीं के समान रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अति उत्साह में है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई चीज बताने के लिए नहीं, मोदी जी की गारंटी है। आपने 40 साल में क्या किया? 18 साल आप कैबिनेट मंत्री के रूप में थे, आपने क्या किया? कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो बता सकते। ये नाम से विकास उपाध्याय है, इनके नाम के साथ साथ इनके काम की, मतलब विकास की चर्चा आप समझ लीजिए। बता दें 40 साल से कहाँ गए कहाँ नहीं गए नहीं पता लग रहा, लेकिन एक बात इन्होंने साफ कर दी है कि जिस गारंटी का जिक्र कर रहे हैं वो तो दिल्ली की है। खुद का इन 40 सालों में क्या, ये एक बड़ा सवाल है। ये इनका आधार है। इनको शुभकामनाएं। मतदान हो रहा है और अपील यही कर रहे हैं कि मतदान लगातार हो, मतदान बढ़े। इस समय सहयोगी शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, रायपुर लोकसभा, रायपुर पश्चिम विधानसभा। तो ये रायपुर से आपने सुना कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो मोदी की गारंटी पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, वहां से बृजमोहन अग्रवाल जो है बीजेपी के प्रत्याशी, उनको लेकर उन्होंने कहा है उनके पास क्या, उनकी क्या गारंटी है, उन्होंने ये सवाल किया है। मयंक चतुर्वेदी जी लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। मयंक जी, रायपुर अगर सीट की हम बात करते हैं, वहां से बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय के बीच जो टक्कर है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसी बीच देखिए विकास उपाध्याय ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी वो तो दिल्ली की गारंटी है। बृजमोहन अग्रवाल बताएं कि उनकी क्या गारंटी है, चूंकि जनता जो वहां की लोकल जनता है वो उनकी गारंटी पर विश्वास कैसे करेगी? रायपुर में लोकसभा में जो चुनाव हो रहा है उसमें तर्क वितर्क अपनी जगह हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने तर्क देंगे, बीजेपी के प्रत्याशी अपने तर्क देंगे, लेकिन हकीकत जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। रायपुर में चुनाव पूरी तरीके से एक तरफा नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपने तर्कों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश भले ही करें, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया, आपको रोकते हुए माफी के साथ आपको रोकते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर जो वोटिंग प्रतिशत है, जो आंकड़ा है वो सामने आया है। 14.7% मतदान इस वक्त 9 सीटों पर हुआ है। बैतूल में 15.97%, भिंड में 12.23% जो है इस वक्त मतदान हुआ है। भोपाल में 13.61%, गुना में 16.43% मतदान हुआ है। और ग्वालियर की अगर बात करें तो 11.05% मतदान हुआ है। मुरैना में 12.43% मतदान हुआ है। राजगढ़ में 16.57% मतदान हुआ। सागर में 14.58% अभी तक मतदान हुआ है। ये आंकड़े आपको दे रहे हैं 9 बजे तक के, ये आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। वोटिंग प्रतिशत जो है वो 9 बजे तक का ये है। और अब आपको छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े बता देते हैं। 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 13.24% कुल मतदान हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत छत्तीसगढ़ में अभी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही है। सुबह 9 बजे तक जो है छत्तीसगढ़ में जो मतदान हुआ है, जो वोटिंग प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहा है और छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में बिलासपुर में 10.38% मतदान हुआ है। दुर्ग में 13.96% मतदान हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ में थोड़ा नजर आ रहा है। जांजगीर चांपा की अगर हम बात करें तो 12.85% अभी तक मतदान हुआ है। ये 9 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। जो वोटिंग प्रतिशत है वो 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं।
और एक बार फिर से मयंक जी आपका रुख करते हुए आप अपनी बात रख रहे थे रायपुर लोकसभा सीट को लेकर, कंप्लीट करिए प्लीज। जैसा कि पहले बताया था कि पूरा चुनाव जो है मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, लेकिन रायपुर में थोड़ी सी स्थिति अलग है। ब्रजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा जनाधार है। पिछला लोकसभा जो विधानसभा चुनाव है वो सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले ब्रजमोहन अग्रवाल, करीब 67,000 वोटों से उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। और ये अंतर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अंतर है। तो लोकप्रियता के मामले में निश्चित तौर पर ब्रजमोहन अग्रवाल जी के टक्कर दे पाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। और इसमें साथ में मोदी की गारंटी और ये सब चीजें भी चल रही है, तो ठीक है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी का कहना अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन नतीजे हमको लगता है कि कुछ और ही दृश्य या शील को प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और देखिए अभी वोटिंग प्रतिशत जो है, जो आंकड़े हैं वो भी हमने अपने दर्शकों को बताए मयंक जी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटें हैं लेकिन अभी 14% ही मतदान हो पाया है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन वहां पर वोटिंग प्रतिशत जो है वो लगभग जो है 14% रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं जैसे 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, उसी तरह से इस फेज में भी मतदान प्रतिशत अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो स्थिति नजर नहीं आ रही है। नहीं, हम इसको बढ़ा हुआ नहीं कह सकते। हमको लगता है कि जितना वोटिंग पहले होता रहा है करीब करीब उतनी ही वोटिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है जितनी वोटिंग होती रही है उतनी वोटिंग नहीं हो रही है, यानी कि कम वोटिंग हो रही है। तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है जो कि नतीजों को प्रभावित जरूर करेगा। या तो कहीं जो है जीत के अंतर को कम करेगा, या हो सकता है कि कहीं कहीं जहां जबरदस्त फाइट है दोनों के पार्टियों में, उनमें जो है कहीं कुछ इधर उधर भी हो सकता है, पासा पलट भी सकता है। कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब ये है। अब छत्तीसगढ़ में जो है वो आप देखिए कि जो ट्रेंड चला आ रहा है उसी के तरीके से वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ का जो रायगढ़ लोकसभा सीट है उसमें तो अभी तक 18% करीब वोटिंग हो गई है, और सबसे कम वोटिंग जो है रायपुर में हुई है, करीब 9% के आसपास हुई है। तो दोनों में एक तरीके से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ और एमपी में जो है बहुत बेसिक अंतर है जो नतीजों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो वोटिंग प्रतिशत है वो छत्तीसगढ़ में अभी जो है ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत में बहुत कुछ खास अभी फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। चूंकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि तीसरे चरण के इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में सुधार हो सकेगा। चूंकि आपको बता दें जो 2 चरणों का मतदान हुआ, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में बहुत अच्छा वोटिंग प्रतिशत नहीं रहा है, जिसकी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आए थे और बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं उनको हिदायत देते हुए भी नजर आए थे। इन सब के बीच आपको बता दें कि फिलहाल लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है और मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और इसी के साथ आज छत्तीसगढ़ में सभी लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे और 4 जून का इंतजार हर किसी को है फिलहाल। तो आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त वोटिंग प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। तो तमाम जो जनता है उनके अपने अपने मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट कास्ट करने के लिए जनता पहुंच रही है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव जो है वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको सीधे लिए चलते खरगोन जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अगर जनसभा का समय सुबह 10 बजे का मिलता था तो सुनते ही पसीना छूट जाता था। हमें लगता था अरे 10 बजे कैसे होगा, कौन आएगा। और 10 बजे का समय तो ऐसा होता है माताओं बहनों को घर के सारे काम 12-1 बजे के पहले पूरे करने होते हैं, वो तो निकल ही नहीं सकती है। तो मैंने लंबे अरसे तक संगठन का काम किया है और मैं जानता हूं कि सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना यानी लोहे के चने चबाने का काम होता है। लेकिन मैं आपको
100 सलाम करता हूं जी। ये इतना बड़ा रैली और सुबह और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, भाई गजब कर दी। मैं सच बता दूं, मैं संगठन का काम करता, मैं कहता 10 बजे बंद हो भाई, 2 बजे के बाद दीजिए। मैं पूरी पार्टी के सभी साथियों को जितनी बधाई दूं कम है जी, और सभी नागरिकों को भी आपका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, शायद ही पता नहीं किस जन्म में क्या पुण्य किया होगा, इतने आशीर्वाद। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और हम जो नर्मदा के तट पर रहते हैं ना, वो तो दिन में कितने ही लोग मांगने के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को भी निराश नहीं करते हैं। ये माता नर्मदा की कृपा है, सदियों से क्रम चला है। कभी भी नर्मदा तट पर रहने वाला मांगने वाले को निराश नहीं करता है जी। और मैं आज आपसे मांगने आया हूं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास, याद है ना? देश सबके प्रयास से, सबके परिश्रम से ही आगे बढ़ेगा। अगर आज देश चल पड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये आप सबके प्रयास से, देशवासियों के प्रयास से हुआ है। यहां इस रैली में आए हुए आप सभी को भी मैं देश को आगे बढ़ाने में आपके अमूल्य योगदान के लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। गांव में, शहर में आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वही देश की ऊर्जा बढ़ाता है। और जब इसे आपके एक वोट की ताकत मिल जाती है, तो कायाकल्प होने लगता है। साथियों, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का उनका हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया।
और आपके वोट की ताकत देखिए। आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अब इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट आपकी कमाई बढ़ाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। आपका एक वोट मजबूत भारत बनाएगा। और इसीलिए मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के देशवासियों के आशीर्वाद मांग रहा हूं। इसीलिए भाजपा आपसे वोट मांग रही है। और दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले किसके लिए चुनाव लड़ रहे रे? वो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंपकर जाने के लिए। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी वालों की एक फेवरेट कहावत है, मैं बताऊं आपको, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ये कहावत बताऊंगा तो कुछ एक लोग फेक वीडियो बनाने वाली फैक्ट्री है ना, वो क्या करेंगे, उसमें से आधा निकल करके चलाएंगे और मोदी सफाई देते देते थक जाएगा। फिर भी मैं कहावत बताऊं? अच्छा, मैं कहावत आधी बताता हूं, आधी आपको पूरी करनी होगी। करेंगे? कि इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। ये कौन कहता है? ये आदत किसकी है? अब जिनके लिए आपको इतनी कहावत मालूम है, तो फिर